तो इनका मॉडल जो था रदरफोर्ड का, वो किस पर बेस्ड था? उनके अल्फा स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट पर, है ना। एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है, पढ़ लिया है। अब उसी बेसिस पे जो रिजल्ट आते हैं उसी को बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्या 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 रिजल्ट आते हैं? पहला रिजल्ट क्या है? द होल चार्ज is concentrated the whole charge is concentrated at the center of atom, at the center of atom। ये उनका एक पहला रिजल्ट था। रदरफोर्ड ने क्या बताया अपने मॉडल में कि जैसा थॉमसन ने बताया था, थॉमसन बोले थे कि एक एटम है और उसके अंदर जो पूरा का पूरा चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पर। ये थॉमसन ने बोला था। थॉमसन ने क्या बताया कि एक मॉडल है, एक एटम है ना, और जो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरी जगह पर है। इस सेंटर में हर जगह पॉजिटिव चार्ज है। जबकि रदरफोर्ड ने क्या वेरीफाई किया कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। और वो जगह कौन सी थी? सेंटर था। यहाँ पर केवल कॉन्सेंट्रेटेड है। तो रदरफोर्ड ने बोला थॉमसन के मॉडल में जो बताया गया उसका जस्ट उल्टा। थॉमसन ने बोला कि सब जगह फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज, रदरफोर्ड ने बोला देखो सब जगह नहीं फैला है, केवल एक ही जगह पर है। और वो जगह जो है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। कि जहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होगा वो जगह क्या कहलाएगी? वो जगह होगी कहाँ पर? पूरे एटम में कहाँ पर होगी? सेंटर पर होगी। और वो सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? न्यूक्लियस। अगर सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो जो बाकी जगह आप देख रहे हैं, ये वाली जगह, यहाँ पर क्या होगा? है ना। रदरफोर्ड ने जब ये बताया कि सारा पॉजिटिव चार्ज जितना भी इसके अंदर प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, अगर वो सारा सेंटर पे है यानी न्यूक्लियस में है, तो जो बाकी जगह यहाँ पे आप देख रहे हैं वहां पर क्या होगा? तो वहां पर जो रदरफोर्ड से पूछा गया कि यहाँ पर क्या होगा, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो जो जगह न्यूक्लियस से खाली बच जाती है ये वाली, वो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड या वहां पर क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये सेकंड पॉइंट है इनका। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज हॉलो। पहली बात तो ये कैसी होगी जगह? खोखली होगी। एंड इस हॉलो स्पेस में क्या होगा? एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। Electrons are distributed in this hollow space। है ना। तो हॉलो स्पेस में, जो यहाँ पे हॉलो स्पेस है, यहाँ पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये रदरफोर्ड ने बताया। चलो ठीक है, रदरफोर्ड ने सब कुछ बता दिया कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है जिसको न्यूक्लियस कहेंगे, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। लेकिन आखिरकार चारों ओर कितने स्पेस में इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी तो जरूरी है। इतने स्पेस में होंगे, कोई कहेगा नहीं बड़ा होगा स्पेस तो इतने स्पेस में होंगे,
कोई कहेगा इतना बड़ा स्पेस होगा, तो इलेक्ट्रॉन आखिर कहाँ तक पाए जाएंगे? कोई लिमिटेशन तो होगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का कोई जगह होगी, कोई पर्याप्त एरिया होगा, कोई पर्टिकुलर साइज होगा। तो वो कितना साइज था? तो उन्होंने बोला कि जो साइज होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो अप्रॉक्सीमेट होगा 10⁻⁻10 मीटर। इतने स्पेस में रहेंगे, 10⁻⁻10 मीटर। मतलब अगर आप सेंटर से यहां से काउंट करना स्टार्ट करें, यहां से बाहर की तरफ, तो कितनी डिस्टेंस लेंगे? 10⁻⁻10 मीटर लेंगे। तो उतने एरिया में क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। और ये जो आपका बचता है बीच वाला भाग, आखिरकार इसका कितना साइज होगा? तो रदरफोर्ड ने बोला था होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो 10⁻⁻15 मीटर होगा। यानी रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस का साइज कितना होगा? 10⁻⁻15। और 10⁻⁻15 कितने के बराबर होता है? एक फर्मी के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1 फर्मी। ठीक है ना? और इसका साइज कितना होगा? पूरे एटम का साइज कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर। बड़ा कौन दोनों में? -10 बड़ा है ना? मतलब ये बाहर होंगे और ये अंदर होगा, है ना? क्योंकि ये बड़ा है ना, ऐसे अंदर है, मान लीजिए डब्बे में ऐसे बंद कर दिए, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसका साइज कितना है? -15 तक है। और उसके ऊपर यहाँ पर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो कितनी डिस्टेंस पर हैं? -10 मीटर। ठीक है ना? इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर प्रोटॉन्स होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे? 2, 4, 10, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, कितने आखिरकार? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? तो रदरफोर्ड ने बोला कि जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे सेंटर में, उतने ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है? ये रदरफोर्ड का तीसरा रिजल्ट था। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, the positive charge of nucleus is equal to negative charge of electrons। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो रदरफोर्ड ने बताया, जो बाकी किसी ने नहीं बताया था। थॉमसन का मॉडल क्या था? जरा उनका मॉडल याद करिए। उन्होंने बोला एक एटम है, एक बड़ा सा गोला है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यहाँ पाए जाते हैं, धसे हुए हैं, है ना? धसे होने का क्या मतलब? रुके हुए हैं या चल रहे हैं? रुके हुए हैं ना? मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी हैं, यही तो है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ पर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और ये यहीं पर रुका हुआ है, ये भी यहीं पर रुका हुआ है, तो क्या ये इसको पकड़ के खींच नहीं लेगा? खींच लेगा ना? बताइए। ठीक है, कैसे खींचेगा? ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएगा। मान लो इसने फोर्स लगाया इसके ऊपर, और जब यहां पर फोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन खिसक के यहां पर आ गया। पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर था, इस प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को यहां पर देखा और फोर्स लगाया अपनी ओर खींचने के लिए। ठीक उसी समय इलेक्ट्रॉन यहां से खिसक के यहां पहुंच गया, इस पोजीशन पर। तो क्या इस पर फोर्स लगेगा? इस कंडीशन में तो नहीं लगेगा ना।
अब नया फोर्स लगाएगा वो इस पर, है ना, लेकिन जैसे इसने प्रोटॉन ने इस पर फोर्स लगाया वो खिसक के आगे बढ़ गया। लगातार अगर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा तो इस पर ये फोर्स तो लगाएगा लेकिन वो अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। ठीक है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन तो चल ही नहीं रहे हैं। अगर चल नहीं रहे हैं, वो लगातार रुके हुए हैं हमेशा के लिए, तो प्रोटॉन उन पर फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ चले जाने चाहिए। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो धसे तो नहीं है लेकिन प्रोटॉन के चारों ओर पाए जाते हैं। यही तो बोला। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, इन सभी जगह पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे हैं आखिर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर ये रुके हुए हैं, मान लीजिए अगर ये रुके हुए हैं तो ये प्रोटॉन के ऊपर गिर जाने चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। इस पर फोर्स लगेगा ये इसकी तरफ चला जाएगा, इस पर फोर्स लगेगा ये इसकी तरफ चला जाएगा, ऐसे सब पर फोर्स लगेगा और सारे कहाँ चले जाएंगे, न्यूक्लियस की तरफ। और प्लस वाले जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं तो जब दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, न्यूट्रल, है ना। अभी इन्होंने क्या बोला, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर यहाँ पर 4 हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 ही तो होंगे, 5 थोड़ी ना हो जाएंगे। तो चलो हम 4 बना देते हैं, 4 पॉजिटिव चार्ज और 4 कैसे, नेगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिचुएटेड हैं और ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, तो एक चला गया इसकी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन गया और इसने इसको डिफ्यूज कर दिया, ये खत्म हो गया, ये वाला खत्म। हाँ, ये गया इसने इसको डिफ्यूज कर दिया, ये गया इसने इसको डिफ्यूज कर दिया और ये गया इसने इसको डिफ्यूज कर दिया, तो चारों डिफ्यूज हो गए। अब बताओ यहां बाहर कितना चार्ज रह गया, 0। अंदर कितना चार्ज रह गया, अंदर भी तो 0 हुआ, क्योंकि अंदर भी तो चार्ज खत्म हो गया ना, पॉजिटिव निगेटिव खत्म हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो एटम है उसके पास चार्ज पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, चार्ज कभी किसी पार्टिकल का खत्म नहीं होता, किसी एटम का चार्ज कभी खत्म नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि चार्ज खत्म नहीं होता, अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाएंगे तो ये डिफ्यूज नहीं होगा, तभी तो नहीं डिफ्यूज होगा। और अगर डिफ्यूज नहीं होगा तभी तो चार्ज मेंटेन रहेगा, क्योंकि अगर ये डिफ्यूज हो गया तब तो चार्ज 0 हो जाएगा ना, बताइए। और क्योंकि किसी एटम में कभी भी चार्ज खत्म नहीं होता, चार्ज इज ऑल्सो अ कंजर्व क्वांटिटी, जो कभी खत्म नहीं होती है। इसका क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन कभी प्रोटॉन की तरफ चल के नहीं जाता, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कभी इस न्यूक्लियस की तरफ चल के नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्या इस इलेक्ट्रॉन पर ये प्रोटॉन फोर्स नहीं लगा रहा अट्रैक्शन का, लगा रहा है, फिर भी क्यों नहीं जा रहा है ये इसके पास, क्यों नहीं जा रहा भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा और ये इसकी तरफ नहीं जा रहा, बताइए क्यों नहीं जा रहा, बताइए क्यों नहीं जा सकता है, क्या रीजंस हो सकते हैं ना जाने के इसके। अच्छा ठीक है, अर्थ ग्रेविटी लगाती है, मार्कर पे लगाएगी, ठीक है, मार्कर पे लग रहा है, इस कंडीशन में लग रहा है, लेकिन जा नहीं रहा है, अभी नहीं लग रहा, लग रहा है ना, ये रुका हुआ छोड़िए, इस पर मार्कर पर ग्रेविटी लग रही है कि नहीं लग रही है, इस कंडीशन में जैसे है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, लग रही है, लग रही ना। ग्रेविटी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, हम छोड़ देंगे, देखो गया, अट्रैक्शन लगा, लेकिन जा क्यों नहीं रहा है ये, क्यों नहीं जा रहा है नीचे, अभी तो चला गया था, हमने इसको पकड़ के रखा है, हम इसको जाने नहीं दे रहे हैं, अगर हम जाने दें, अलाउ कर दें तो चला जाएगा ना। यानी जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको किसने ओवरकम किया हुआ है, किसने काटा हुआ है, हमारे हाथ ने, जिसने इसको होल्ड करके रखा है। यहाँ सोचिए, सोचिए जरा, अगर इस इलेक्ट्रॉन को किसी ने पकड़ के ना रखा होता, अगर इस इलेक्ट्रॉन को किसी ने पकड़ के ना रखा होता तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाता, है ना।
मतलब कहने का ये है कि हो सकता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को किसी ने होल्ड करके रखा है बाहर से ऐसे, कि तुम इसकी तरफ मत जाना, है ना। यहाँ पे तो हमने हाथ से आपको दिखा दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि इसको कोई होल्ड करके तो रख नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स अंदर की ओर लग रहा था वो कौन सा था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन लगा रहा था? न्यूक्लियस। किस पे? इलेक्ट्रॉन पर। इस फोर्स को खत्म करने के लिए एक फोर्स बाहर की ओर भी लग रहा होगा, जिसने इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर होल्ड करके रखा होगा ताकि इलेक्ट्रॉन अंदर ना जा पाए। ठीक है। अगर मान लीजिए इसने, इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को 2 न्यूटन के फोर्स से अपनी ओर खींचा, ठीक है, और हमने यहां से इसको 2 न्यूटन का फोर्स दे दिया, तो 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन माइनस, क्या इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा? दोनों कैंसिल हो गए, और कैंसिल होने के बाद फोर्सेस कैसे हो जाते हैं? खत्म। तो वो कैसा रहेगा? बैलेंस में, है ना। मतलब जितने फोर्स से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, जितने भी फोर्स से खींच रहा है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को उतना ही फोर्स बाहर की ओर लगा दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएगा, है ना। बात समझ में आई? तो अगर हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गिर नहीं रहा है, तो इस पर कोई ऐसा फोर्स काम जरूर कर रहा होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींच रहा होगा, और वो जो फोर्स होगा वो जस्ट इस फोर्स के इक्वल होगा जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर अंदर की ओर लगाता है। ठीक है। बात समझ में आई? अब पहले तो हम अंदर की ओर लगने वाले फोर्स को पता करें कि है कितना, तब तो ये पता चलेगा। ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? ये चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बियन फोर्स। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाना चाहिए लेकिन नहीं जाता। रीजन क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है, और वो बाहर की ओर फोर्स क्यों लग रहा है ये भी समझना है। लग क्यों रहा है? यहां तो नहीं लग रहा था, तो यहीं क्यों लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर? यहां पे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरीके से, लगातार मूव कर रहा है। मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसको होल्ड करके रखेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूमता है तो उसको क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं गिर पाता। क्यों? क्योंकि जितना ये फोर्स अंदर की ओर लगाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उतना ही फोर्स बाहर की ओर लगा देता है, और दोनों ऐसे रहते हैं मेंटेन। जैसे एक पत्थर का टुकड़ा धागे से बांधिए और ऐसे ऐसे घुमाइए, तो पत्थर घूमता रहता है गोल गोल। उसको घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जैसे धागे को आप छोड़ देंगे वो सीधा ऐसे चला जाएगा, टेंजेंशियल। ठीक है ना। तो यहां पर क्या मान के चल रहे हैं हम लोग? अगर इलेक्ट्रॉन रुका रहता तो इसकी तरफ गिर जाता और ये डिफ्यूज होके न्यूट्रल हो जाता पूरा एटम। लेकिन क्योंकि एटम न्यूट्रल नहीं हो रहा है तो सबसे पहले एक रिजल्ट तो ये आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, रुका नहीं है। अगर रुका नहीं तो क्या कर रहा होगा? चल ही तो रहा होगा। दो ही स्टेट होती हैं, या तो मूविंग या रेस्ट। अगर रेस्ट पे नहीं है तो क्या कर रहा होगा? ये चल रहा होगा। अगर ये चल रहा होगा तो क्या इस पर फोर्स नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, तब भी लगेगा। लेकिन उस कंडीशन में इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स बाहर की ओर भी लग जाएगा जो इलेक्ट्रॉन को कभी भी न्यूक्लियस के ऊपर गिरने नहीं देगा। और अगर ये गिरेगा नहीं तो ये एक डेफिनेट डिस्टेंस पर मेंटेन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। अगर हम इस फोर्स को खत्म कर दें तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गिर जाएगा। और इस फोर्स को खत्म कैसे किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे ला करके। और क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे नहीं ला सकते अपनी तरीके से, इसलिए हम इस फोर्स को कभी खत्म नहीं कर सकते, और इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी इसको इस पे जाके गिर के डिफ्यूज नहीं होगा। ये हमारे बस के बाहर की बात है। समझ में आ गया? तो अगला पॉइंट लिख लीजिए।
इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर नॉट स्टेशनरी। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर नॉट स्टेशनरी। आर नॉट स्टेशनरी but revolve around the revolve around the nucleus। रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? एंड द नीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड द नीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by is provided by electrostatic force, is provided by electrostatic force। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या होता है? इसी को हम कोलम्बियन फोर्स भी कहते हैं। और कोलम्बियन फोर्स हमेशा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में काम करता है। कौन से चार्ज पार्टिकल? ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये थे पॉइंट्स रदरफोर्ड मॉडल के। कुछ कमियां इनकी देख लेते हैं। हर मॉडल की कमियां होती हैं, इनकी दो कमियां हैं, उसको देख लेते हैं, फिर उन कमियों को दूर करेंगे। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है इनके? ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक किसके ड्रॉबैक है? रदरफोर्ड के मॉडल के। पहला ड्रॉबैक क्या है? ही कैन नॉट explain the stability of atom। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो, पहला है। और दूसरा है कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। दो चीज़ों को ये नहीं बता पाए थे। एक तो एटम की स्टेबिलिटी, उसके बारे में नहीं बता पाए कि स्टेबल आखिरकार क्यों है। और दूसरा स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाता है तो कुछ फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है वो। ठीक है, इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। इसी के बेसिस पर हम लोग हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल्स वगैरह पढ़ेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये दो इनके अंदर कमियां थी। इसको एक्सप्लेन किसने किया था? नील बोर ने। मतलब इन दोनों कमियों को नील बोर ने दूर किया था। अब इन दोनों कमियों को दूर किया था, तो जब हम लोग नील बोर का मॉडल पढ़ेंगे उसी में इन कमियों को पढ़ लेंगे कि आखिरकार ये कमियां हैं क्या, फिर उनको दूर करने के तरीके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका नील बोर का मॉडल, सॉरी रदरफोर्ड का मॉडल पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। ओके,
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नील्स बोर का मॉडल पढ़ेंगे। ठीक, ठीक है, धन्यवाद।